नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं संसद से, जहां पर विपक्षी दलों की अहम बैठक चल रही है। लगातार विपक्ष जो है वो सरकार को घेरने की कोशिशों में लगा हुआ है और ऐसे में खासकर अडानी समूह को लेकर लगातार सरकार पर हमलावर है विपक्ष। और इसी मामले पर देखिए, अब विपक्ष के तमाम नेताओं ने एकजुटता दिखाई है और सदन में ये अहम बैठक चल रही है, जहां पर सरकार को घेरने की तमाम तैयारियां जो है विपक्ष की ओर से कर ली गई हैं। लेकिन आखिर क्या रणनीति रहेगी, किस तरह से इन मुद्दों पर सरकार का घेराव करना है, इसको लेकर ये अहम बैठक चल रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, तुर्की में भूकंप से मरने वालों की संख्या 53 हो गई है। करीब 34 इमारतें जमींदोज हो गई हैं। वहीं सीरिया में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। सीरिया में 42 लोगों की मौत हुई है। तुर्की में रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.8 नापी गई है। भूकंप के बाद सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है। इटली ने सुनामी का अलर्ट जारी किया है। तो तुर्की में रिक्टर स्केल पर तीव्रता 7.8 नापी गई है। भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं तुर्की में भी, साथ ही सीरिया में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इसके बाद सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है। करीब 34 इमारतें जमींदोज हो चुकी हैं। सीरिया में 42 लोगों की जान जा चुकी है। इटली की ओर से भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। राहत बचाव कार्य वहां पर लगातार किया जा रहा है और इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि भूकंप किस तरह से आया और किस तरह एक विनाश लीला वहां पर देखने को मिली। सीरिया में 42 लोगों की जान जा चुकी है भूकंप से। तुर्की में रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.8 रही। भूकंप के बाद सुनामी का अलर्ट भी जारी किया गया। दो तस्वीरें जिनके जरिए आप समझ सकते हैं कि भूकंप किस तरह से तबाही का मंजर लेकर आया है। 34 इमारतें जमींदोज हो गई हैं। हमारे साथ नवीन भटनागर जी जुड़े हैं, पूर्व डीआईजी हैं एनडीआरएफ के। नवीन जी, जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं, हाल में हमने सबसे पहले भारत में भी तस्वीरें देखी, भूकंप लगातार आ रहा है, इसके साथ ही पड़ोसी देशों में भी देखा। फिलहाल सीरिया और तुर्की में जिस तरह से भूकंप आया, कहा जा सकता है कि पूरे विश्व में लगातार कहीं कहीं पर भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। क्या वजह आपको लगती है? हाँ, डेफिनेटली पृथ्वी के नीचे जो हलचल हो रही है, ये उसी का नतीजा है। जहाँ पर प्रेशर को ज्यादा जगह मिल जाती है, वहीं टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर वो अटैक होता है और वो आपस में रगड़ खा जाते हैं। और वहीं पर ये इसका जो है कमजोर एरिया होता है, वहाँ ज्यादा इम्पैक्ट होता है। जो दूर होता है, डीप होता है, वहाँ पर थोड़ा कम होता है। एनी हाउ, ये हमारे लिए लेसन है कि कभी भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि सीरिया में हो गया और तुर्की में हो गया, आराम से बैठे हैं, हमारे यहाँ नहीं होगा। हमारे यहाँ भी हो सकता है। इसलिए हम लोगों को सबके लिए लेसन है, हम सबको सतर्क हो जाना चाहिए। अब ये लॉस हो रहा है, जैसे बताया गया कि 20 लोगों की डेथ हो गई और बहुत ज्यादा गैस की पाइपलाइन फट गई। तो ये सारी चीजें इम्पैक्ट होंगी, कहीं भी हो सकती है। और जितना इस टाइप के रोड, रेल, ब्रिज और इस टाइप की जो कंस्ट्रक्शन है, सब डैमेज होंगी। उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशंस की वो होगी, कैसे आपको सेट ड्रिल होनी चाहिए, लोगों को एजुकेट करना चाहिए, जो हर जगह बहुत जरूरी है, पूरे वर्ल्ड में जरूरी है लोगों को एजुकेट करना। और जैसे हमारे इंडिया में किया गया है, एनडीआरएफ बनाई गई है और स्टेट डिजास्टर फोर्स बनाई गई है, लोगों को अवेयरनेस किया गया है, एसओपीज बनाई गई हैं। इसी प्रकार से विदेशों में भी इसकी कार्रवाई होनी चाहिए इस टाइप की, ताकि वहाँ लॉसेस कम हो और अगर हो भी गए हैं तो उससे बचाया जा सके। और इसके अलावा जितने जल्दी हम रेस्क्यू कर सकते हैं, उतनी लाइफ सेविंग हम लोग कर सकते हैं, ये है। और दूसरा जो है, हमें कम से कम अपनी पूरी तैयारी करना चाहिए, क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, कैसे करना है। उसके लिए हम सबको अवेयरनेस कैंप स्टार्ट कर देने चाहिए।
लोगों को अभी ये बेस्ट टाइम है कि हमारे लिए लेसन है और हमें पूरे वर्ल्ड में सभी कंट्रीज को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। जी डॉक्टर नवीन, ये समझना चाहेंगे आपसे कि जिस तरह फिलहाल हम तुर्की और सीरिया की तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, ऐसे में एक ये तस्वीरें हैं, दूसरी तस्वीरें हम देख रहे हैं जोशीमठ, डोडा, इसके साथ ही हमने कर्णप्रयाग में भी देखी, कुछ तस्वीरें बनारस में भी देखने को मिली, लखनऊ में भी देखी, आगरा में भी देखी। क्या ये माना जाए कि ये जो हम भारत में तस्वीरें देखे हैं ये इस तर्ज पर देखी जा सकती है कि यहाँ तो भूकंप आ गया, यानी तुर्की में और सीरिया में, लेकिन यहाँ पर जोशीमठ में जो तस्वीरें हैं ये भी इस तरह समानांतर हो सकती थी, लेकिन फिलहाल कम हानि जो है वहां पर देखने को मिली, लेकिन आने वाले वक्त में वहां पर भी भूकंप के झटके महसूस किए जा सकते हैं? बिल्कुल, आप नकार नहीं सकते इस चीज को, ये तो 100% होना ही है, क्योंकि पृथ्वी के नीचे लगातार सिस्मिक एक्टिविटी चल रही है और जो भूकंप की जो तरंगे हैं, ये अपना प्रेशर्स है, ये मूवमेंट हो रहा है। जहां भी उसको जगह मिलेगी, जहां भी स्पीड पकड़ेगा, वहीं पर ये डैमेज होगा। और ये जो डैमेज तो बहुत ही खतरनाक है, 7.8 और या 8.5, ये सब जो होते हैं ये बहुत खतरनाक होते हैं, इसमें बचने का तो मतलब ही नहीं होता। तो इसके लिए हम लोग को प्रिपेयर होना चाहिए। और ये तो एक ट्रायल ट्रेलर है, यू कैन से ट्रेलर है ये, तो इस ट्रेलर से बचने के लिए हमें जो है इन चीजों का ध्यान देना चाहिए और अब इसे तैयारी करना चाहिए। हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठना चाहिए कि भाई वहाँ हो गया अब यहाँ नहीं होगा, या ये ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा। तो ये सब सोच के यानी डॉक्टर नवीन, ये माना जा सकता है कि जो तस्वीरें हम जोशीमठ, डोडा समेत कई पहाड़ी जिलों में देख रहे हैं वो आने वाले खतरे का अंदेशा हो सकती है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सीधा ले चलते हैं आपको आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हम पिछले 10 साल से ज्यादा से देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब कोई चुनाव हार जाती है तो उसके बाद बैकडोर से, चोर दरवाजे से सरकार बनाने की कोशिश करती रहती है। हमने पूरे देश में देखा है, अलग अलग राज्यों में, जो अब ऑपरेशन लोटस के नाम से जाना जाता है, कि चुनाव हारने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी विधायकों को खरीदती है और चुनाव हारने के बाद भी सरकारें बनाती है। हमने गोवा में देखा है, कर्नाटका में देखा है, मणिपुर में देखा है, उत्तराखंड में देखा है कि भारतीय जनता पार्टी बैकडोर से सरकार बनाती है। यही कोशिश भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में भी पिछले 2 महीने से कर रही है। पहले उन्होंने इल्लीगल तरीके से नॉमिनेटेड मेंबर्स को उनके नाम दिए, दिल्ली की चुनी हुई सरकार से पूछे बिना, जो बिल्कुल गैर कानूनी है। उन्होंने गैर कानूनी, गैर संवैधानिक तरीके से पीठासीन अधिकारी बनाया और अब उस पीठासीन अधिकारी के माध्यम से चुनाव को रोकने की, चुनाव को टालने की कोशिश कर रहे हैं। सारे मीडिया के साथी पिछली बार भी हाउस में मौजूद थे और सबने देखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने हंगामा करके, बेवजह हंगामा करके हाउस को स्थगित कराया और भारतीय जनता पार्टी की पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा ने अपने ही पार्षदों के हंगामे की वजह से इंडेफिनेटली चुनावों को टाल दिया। आज भी भारतीय जनता पार्टी का यही इरादा है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि उनके पास संख्या बल नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि हर संभव कोशिश के बाद भी वो आम आदमी पार्टी के पार्षदों को तोड़ नहीं पाए हैं। इसलिए आज भी हमें सूचना मिली है कि वो हंगामा करके मेयर के चुनाव को स्थगित कराएंगे। सुबह ही दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी ने ये ट्वीट करके सूचना दी और अभी भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आम आदमी पार्टी पे झूठे तो है ही पर हास्यास्पद इल्जाम लगाए कि आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों को खरीदने की कोशिश कर रही है। मैं तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रही थी तो मुझे काफी हंसी आ रही थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस के लिए जानी मानी पार्टी, जो विधायकों को, सांसदों को, पार्षदों को रोज रोज नॉर्मल तरीके से खरीदती, बेचती है और सरकार बनाती है, आज आम आदमी पार्टी पे आरोप लगा रही है कि हम उनके पार्षद तोड़ रहे हैं।
इससे हास्यास्पद क्या हो सकता है कि एक तरह से तो ये है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जिसने पार्षदों को तोड़ने की कोशिश करी, जिन्होंने हमारे पार्षदों को पैसे के ऑफर दिए, पद के ऑफर दिए, विधायक की टिकट के ऑफर दिए, आज वही लोग ये झूठा आरोप आम आदमी पार्टी पर लगा रहे हैं। पर यह झूठा आरोप लगाने का कारण बिल्कुल स्पष्ट है। ये इस झूठे आरोप को बहाना बनाते हुए भारतीय जनता पार्टी आज फिर से मेयर के चुनाव को स्थगित करने की कोशिश करेगी। मैं भारतीय जनता पार्टी से अपील करना चाहती हूं कि दिल्ली की जनता के जनादेश को स्वीकार कीजिए। दिल्ली की जनता ने भारी बहुमत से आम आदमी पार्टी को चुन के भेजा है एमसीडी में। मेयर का चुनाव होने दीजिए और दिल्ली को एमसीडी में एक सरकार मिलने दीजिए। इस तरह से लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को रोकना यह असंवैधानिक भी है, गैर कानूनी भी है। अब मैं चाहूंगी दुर्गेश पाठक जी, हमारे एमसीडी की प्रभारी और राजेंद्र नगर से विधायक, अपनी बात रखें। नमस्कार साथियों, आज पूरी दिल्ली में आप कहीं भी चले जाएं, किसी भी गली में चले जाएं, तो एक ही चीज की चर्चा है कि भाई मेयर चुना जाएगा कि नहीं चुना जाएगा, मेयर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आज ये चर्चा क्यों है? आज दिल्ली के हर गली के अंदर ये चर्चा क्यों है? भाई चुनाव हो गया, आम आदमी पार्टी को बहुमत मिल गया, लेकिन उसके बाद भी 2 से 2.5 महीने हो गए, उसके बाद भी दिल्ली को मेयर क्यों नहीं मिला? क्योंकि जो पार्टी चुनाव हारी है, भारतीय जनता पार्टी, उसके मन में एक चोर है। उसके मन में एक चोर है कि किसी तरह से वो अपने हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे और कोई ना कोई एक ना एक बहाना लेके वो हर बार मेयर के चुनाव को स्थगित कराने की कोशिश करते हैं। पहली बार इन्होंने नॉमिनेटेड पार्षद लगा दिए, जो कि ये लगा नहीं सकते। अपनी प्रोटेम स्पीकर इन्होंने लगा दी, जो कि ये लगा नहीं सकते। हमने वो भी मान लिया, हमने कहा कोई बात नहीं, आपकी प्रोटेम स्पीकर, हमें कोई बात नहीं। इन्होंने कहा 10 एल्डरमैन पहले शपथ लेंगे, नहीं हो सकता था, लेकिन फिर भी हमने कहा कि कोई बात नहीं, हम मानने को तैयार हैं जी, 10 एल्डरमैन की शपथ भी ले लो, उसके बाद तो चुनाव करा दो। पिछली बार आप लोगों ने देखा कि किस तरह से पूरी षड्यंत्र के साथ भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने पूरे सदन में हंगामा किया। आज जब फिर से एक डेट आई है कि आज दिल्ली के मेयर मिलना चाहिए, दिल्ली के चुनाव के दिल्ली के को नया मेयर मिलना चाहिए, आज फिर से वही परकथा फिर से शुरू कर दी इन्होंने। कल से ही चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कल शाम को कह रही थी कि 20 काउंसलर जो है वो आम आदमी पार्टी के बीजेपी ज्वाइन करेंगे। सभी मीडिया वालों को ये खबर प्लांट हुई थी कल कि 20 आम आदमी पार्टी के पार्षद कल बीजेपी ज्वाइन करेंगे। आज जब पता चल गया कि एक भी नहीं जा रहा, तो सुबह नई कहानी लेके आ गए कि हमारे पार्षदों को आम आदमी पार्टी ने, वो कहते हैं ना कि वो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, और एक वो भी है कोई पता नहीं कितनी चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, तो वो बीजेपी वालों के हाल हैं। थोड़ी शर्म करो यार, तुम्हें जनता ने विपक्ष में मौका दिया है, विपक्ष में बैठो यार, काम करो। मेयर का चुनाव होने तो दिल्ली को मेयर मिलेगा, अच्छा काम करेंगे। 15 साल आपको मौका मिला यार, 15 साल में आप नहीं कर पाए, 5 साल हमें मिल रहा है, हम करने दो हमें, हम अच्छा नहीं कर पाएंगे, आपको फिर मौका मिल जाएगा। लोकतंत्र है यार, देश है ये। अगर ऐसे ही चलता रहे तो फिर तो जो पार्टी सत्ता में वही पार्टी रहेगी। भारतीय जनता पार्टी से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि इन बहानेबाजी में ना पड़े, इन फर्जीवाड़ों में ना पड़े, और सीधे सीधे आज बैठ के आप मेयर का चुनाव कराएं। आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता को ये श्योर करती है, दिल्ली की जनता को ये निश्चिंत करती है कि हमारा एक एक पार्षद, जैसे हम पिछली बार शाम को 8 बजे तक बैठे रहे कि आए और ये चुनाव कराएं, हम आज भी आपको ये गारंटी देते हैं, हमारा एक भी पार्षद ना एक चू कसेगा, ना कुछ भी कहेगा, और हम शाम को बैठे रहेंगे जब तक मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग के चुनाव नहीं हो जाते।
हम भारतीय जनता पार्टी से अपील करते हैं कि आप इस तरह से बहानेबाजी में ना पड़े और आइए मेयर का चुनाव कराइए। बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश भाई, 1-1 करोड़ रुपए की बात कही गई कि 1-1 करोड़ रुपए में हमारे पार्षदों को खरीदने की कोशिश की गई है। अब प्रश्न पूछ रहे हैं तो आप भी हंस रहे हैं, क्योंकि आपको भी भरोसा नहीं है। आपको भी पता है कि ये अदर वे राउंड है, ये उधर का मामला है, आपको भी भरोसा नहीं है। जी, थैंक यू। आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को आपने सुना, सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। गांधी प्रतिमा पर एकत्रित हुए हैं विपक्षी दलों के नेता। देखिए, अभी आपने देखा कि बैठक की गई है विपक्षी दलों की ओर से, तमाम सांसद जो हैं इसमें मौजूद रहे और उसमें एक रणनीति बनाई गई है कि आखिर कैसे सरकार को घेरना है। हालांकि ये माना जा रहा है कि अडानी के मुद्दे पर लगातार सरकार का घेराव जो है वो सदन में किया जाए। फिलहाल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने पहुंचे हैं विपक्षी सांसद और यहाँ पर विरोध किया जा रहा है सरकार का। और इससे पहले आपने देखी वो अहम बैठक जिसमें आगे की रणनीति क्या होगी, किस तरह से सरकार का घेराव करना है, इस पर विचार विमर्श किया गया। देखिए, कई मुद्दों को लेकर लगातार सरकार का घेराव किया जा रहा है, लेकिन मुख्य मुद्दा इस वक्त विपक्ष जिस पर लगातार सरकार को घेर रहा है, सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए जा रहे हैं, वो है अडानी स्कैम। और ये आप देख सकते हैं पोस्टर्स में भी है। अडानी स्कैम को लेकर घेराव किया जा रहा है, यानी अडानी समूह का जिस तरह से मुद्दा निकलकर सामने आया है। हाल में आपने ये भी देखा था कि आरबीआई ने सभी बैंक्स से जवाब मांगा था कि आखिर किस बैंक ने कितना कर्ज अडानी समूह को दिया था। ऐसे में अडानी समूह पर लगातार सरकार का घेराव किया जा रहा है। फिलहाल ये एक ऐसा मुद्दा बन गया है जिस पर तमाम विपक्षी दल सरकार का घेराव कर रहे हैं। विपक्षी सांसदों का गांधी प्रतिमा के सामने ये प्रदर्शन। बैनर पोस्टर लेकर विपक्षी सांसद जो हैं गांधी प्रतिमा के सामने एकत्रित हुए हैं संसद में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बैनर पोस्टर हैं उसमें ये साफ नजर आ रहा है कि किस तरह से अडानी समूह को लेकर सरकार का घेराव किया जाना है, सदन के अंदर और सदन के बाहर सरकार का घेराव। संसद भवन परिसर में विपक्षी सांसद प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री आज बेंगलुरु में इंडिया एनर्जी वीक 2023 का उद्घाटन करेंगे। ये कार्यक्रम 8 फरवरी तक चलेगा। इसका उद्देश्य है ऊर्जा परिवर्तन महाशक्ति के रूप में भारत की बढ़ती शक्ति को प्रदर्शित करना है। हमारे सहयोगी गौरव मिश्रा ने कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बेंगलोर आ रहे हैं और बेंगलोर में इंडिया एनर्जी वीक का शुभारंभ करेंगे। इंडिया एनर्जी वीक की अगर हम बात करें तो दरअसल इंडिया एनर्जी वीक अपने आप में एक इस तरीके का कार्यक्रम है जहां पर वैकल्पिक ऊर्जा के प्रति लोगों को जागरूक करने का जो प्रयास है वो किया जाएगा। इंडिया एनर्जी वीक की अगर हम बात करें तो आज के इस पूरे कार्यक्रम की एथेनॉल मिश्रण रोड मैप पर आगे कैसे भारत को काम करना है इस पर फिलहाल जोर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री E20 ईंधन का भी आरंभ करेंगे। E20 ईंधन यानी कि इथेनॉल के प्रति कैसे लोगों को जागरूक करना है। आने वाले दिनों में इथेनॉल से वाहनों को चलाने की जो प्रक्रिया है वो कैसे तेज करनी है। तो 20 सालों के लक्ष्य को लेकर के भारत इसमें आगे चलेगा, यानी कि इस प्रणाली को भी विकसित करना है। साथ ही प्रधानमंत्री हरित ईंधन के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए ग्रीन मोबिलिटी रैली को भी हरी झंडी दिखा करके रवाना करेंगे। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण है, इंडियन ऑयल की अनबॉल्ड पहल के तहत वर्दी को लॉन्च करेंगे। इस वर्दी को लगभग 28 इस्तेमाल की गई पीटी बोतलों की रिसाइकलिंग से तैयार किया गया है। इसके अलावा इंडोर सौर कुकिंग प्रणाली
पर का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस पूरे कार्यक्रम की अगर हम बात करें, ये पूरा जो कार्यक्रम है ये 3 दिनों तक लगातार बेंगलोर में चलेगा और इस कार्यक्रम की शुरुआत जो अगर हम बात करें G20 जो कि भारत की अगर हम बात करें तो G20 में अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम के रूप में इस पूरे कार्यक्रम की भव्यता को देखा जा रहा है। जो मंच है, इसी मंच से प्रधानमंत्री को सुनने के लिए तमाम बड़ी कंपनियों के जो CEO हैं, MD हैं, सभी लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस इथेनॉल की हम बात कर रहे हैं, दरअसल इथेनॉल को लेकर के सड़क परिवहन मंत्रालय की तरफ से भी कई प्रयोग किए गए। खास करके अगर हम केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की बात करें तो नागपुर में एक पेट्रोल पंप की भी शुरुआत की गई। तो आने वाले दिनों में इथेनॉल को कैसे विकसित करना है, कैसे उसको शामिल करना है, इस पर भी ध्यान दिया जाएगा। साथ ही अगर हम बात करें इस पूरे कार्यक्रम की, एक वैकल्पिक एनर्जी की हम बात करते हैं, ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं, उसको किस तरीके से आगे डेवलप करना है, कैसे उसको तैयार करना है, इस पर भी चर्चा किया जाएगा। इंडियन ऑयल की तरफ से अनबॉल्ट करके जो कार्यक्रम की पहल की शुरुआत की गई है, उसमें जो टी शर्ट है वो प्लास्टिक की बोतलों से, रिसाइकलिंग की गई बोतलों से तैयार किया जाएगा और उस टी शर्ट को इंडियन ऑयल अपने तमाम कर्मियों को भी देगा पहनने के लिए। इसके अलावा सेना में जो हमारे जवान हैं वो भी उनको दिया जाएगा, तो उसका भी उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। फिलहाल इस पूरे कार्यक्रम का उद्देश्य आने वाले दिनों में भारत को किस तरीके से वैकल्पिक ऊर्जा के प्रति अपना स्थान तमाम देशों से ऊपर लेकर के आना, इस पर ध्यान दिया जाएगा। कैमरामैन शिव कुमार भारद्वाज के साथ गौरव मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, बेंगलुरु। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।